अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, काफ़ी चीज़ें जमा हुई हैं इस हफ्ते। ख़ास तौर पे पिछले 4-5 दिन में देखें तो 2-3 मेजर स्टोरियां हैं। एक तो भारत में जो वापस एक भिंडरावाला जिंदा हुआ है, और इसमें जाहिर है हमारे पाकिस्तान का कितना बड़ा हाथ है, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। भिखारी पाकिस्तान के पास खाने को पैसा नहीं, अपनी पब्लिक को देने को पैसा नहीं, लेकिन वो खालिस्तानियों को मिलियंस ऑफ डॉलर दे के ये रिवाइव कर रहा है। मसला ये है कि भारत की डेमोक्रेसी आड़े आती है, और अगर डेमोक्रेसी ना होती ना, अगर वहां पे मोदी जी एक डिक्टेटर बन जाते ना, तो सारे मसले सॉल्व हो जाते। क्योंकि पंजाब का मसला जो चल रहा है, पाकिस्तान का खालिस्तानी मूवमेंट, ये काफी अरसे से लोग अलार्म बजा रहे हैं, घंटियां बजा रहे हैं कि मामला हाथ से बिगड़ता जा रहा है। इसमें हमारे भारत के लोगों की भी बड़ी गलतियां हैं कि इन्होंने एक ऐसी पार्टी को वहां पे सरकार पे ला के बिठा दिया जो कि आई ही खालिस्तानियों के फंडिंग से है। और खालिस्तानी फंडिंग का मतलब है पाकिस्तानी फंडिंग। यह आईएसआई का एक बहुत बड़ा मोर्चा है। के 2 पाकिस्तान का बहुत बड़ा एक प्रोग्राम है, जिसमें के 2 का मतलब है कश्मीर और खालिस्तान। और ये कश्मीर में कमजोर पड़ते हैं तो खालिस्तान को वो करते हैं। पिछले 4-5 साल से तो मैं घंटियां बजा रहा हूं। और अगर भारत में डेमोक्रेसी ना होती तो मोदी सरकार ने सब मसले हल कर देने होते थे। लेकिन बात वही है कि डेमोक्रेसी आती है, आप पंजाब की गवर्नमेंट को वाइंड अप करके अगर वहां पे बिठा देंगे प्रेसिडेंशियल रूल, वहां पे आर्मी के हाथ में चीजें दे देंगे, तो जिस तरह कश्मीर से वाइप ऑफ कर दिया, इसी तरह इनको भी कर देते। अब एक अमृतपाल है, कौन है, जो कि साफ कह रहा है कि आई एम नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडियन। वो जो कनाडा, इंग्लैंड, अमेरिका वगैरह में बैठ के खालिस्तान को बढ़ावा देते थे, वो आज इंडिया में बैठ के कर रहे हैं। और सरकार का यह हाल है कि उन खालिस्तानियों को जो कि खुल के इंडिया के तोड़ने की बात करते हैं, उनके लोगों को छोड़ रहे हैं। उनके टेररिस्टों को जो कि बाकायदा गिरफ्तार हुए हैं टेररिज्म में, उनको छोड़ दिया। अगर वहां पे गवर्नर रूल होता, वहां पे अगर प्रेसिडेंशियल रूल होता, तो ये सब चीजें ना होती। लेकिन बात वही आ जाती है कि भारत की डेमोक्रेसी है। ये लाख कह दें कि हिंदुत्व एक्सट्रीमिज्म, हिंदुत्व, ये 40% पंजाब की आबादी हिंदू पंजाबियों की है। लेकिन बात यह है कि मुट्ठी भर खालिस्तानी टेररिस्टों के आगे वहां की स्टेट सरकार जो है वो घुटने टेक के बैठी है। और ये मामला अगर तेजी से हल ना किया गया तो 84-85 वाली पाकिस्तान की जो जियाउल हक की साजिश थी, वो जिंदा होती नजर आ रही है। इस मामले को ऑफ कोर्स सरकार देख रही होगी, और यह है कि सरकार उस पर कुछ ना कुछ तो कर ही रही होगी, लेकिन इसको सख्ती से निपटने की जरूरत है। ये इंडियन लवर्स का काम नहीं है। ये मुट्ठी भर, आप ये कहेंगे कि मुट्ठी भर कहाँ है? वो अमृतसर के थाने पे धावा बोला था। वो धावा बोलने वाले कितने थे? 200, 400, 500, 1000, 2000? करोड़ों की आबादी है भाई उधर। तो ये नहीं, और फिर उसमें भी ज्यादातर तो एक एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं। देखिए, पंजाब का खास मसला ये है कि वहां का आप आज पोल करा लें तो वहां का हर आदमी कनाडा जाना चाह रहा है, यूरोप आना चाह रहा है। सबसे ज्यादा जो यूरोप अमेरिका की तरफ जो अनस्किल्ड लोगों की जो माइग्रेशन है, वो पंजाब से है। वहां पे तो हर आदमी को कनाडा नजर आ रहा है, अमेरिका नजर आ रहा है। तो इसलिए उनका यही है कि खालिस्तानी उनको गलत किस्म के प्रोमिस कर रहे हैं, गलत किस्म के आइडियाज दे के उनको अपने साथ शामिल कर रहे हैं। अदरवाइज मेजोरिटी की बात करें ना, तो करोड़ों की आबादी है। अब उसमें खालिस्तानी एजेंडा आपको साफ नजर आ रहा है। ये एक नक्शा मेरे पास आया था। मैं हैरान हूं कि खालिस्तान
का नक्शा है और उसमें अगर आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि उसमें शामिल क्या-क्या है। उसमें ऐसे-ऐसे इलाके शामिल हैं कि बंदा सोचता ही रह जाए कि पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ इन्होंने ये बनाया है। अब वो नक्शा मेरा आ नहीं रहा। मैं एक और तरीके से आपको भेजता हूँ। अ, मसला ये है कि ये जो पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ इस पूरी कहानी में आपको जो नज़र आ रहा है कि करतारपुर साहब है, ननकाना साहब है, कुछ किलोमीटर के फासले पे। मैं अ, ये स्टोरी मैंने भेजी है अपने दोस्त को, वो अभी लगाएँगे ये नक्शा इस पे। तो देखें, करतारपुर साहब बॉर्डर पे है बिल्कुल। ननकाना साहब बॉर्डर से कोई 50-100 किलोमीटर है। पंजा साहब है। ये सब इन्होंने खालिस्तान में शामिल नहीं किए। लेकिन भारत के मध्य प्रदेश पूरा, वो हिमाचल प्रदेश पूरा, हरियाणा पूरा, आधा यूपी, आधा राजस्थान, ये सब इन्होंने शामिल किया है खालिस्तान में। तो क्या किसका एजेंडा है? क्या पंजा साहब की कोई अहमियत नहीं है? क्या ननकाना साहब की कोई अहमियत नहीं है? क्या करतारपुर साहब अगर ये वाक़ई अपनी एक सिख, और ये कहते हैं कि भारत में हम पे ज़ुल्म हो रहा है। कोई बता दे कहाँ ज़ुल्म हो रहा है? अब अमृतपाल सिंह ने कल कहा है कि भारत हमारे टेररिस्ट, हमें हमारे लोगों को बेगुनाह गिरफ्तार कर रहा है। अब आप जैसे ये नक्शा देख रहे हैं, इसमें ये पीला-पीला है। अब आप देखें, ये पीला पूरा इन्होंने खालिस्तान में डाला है। और अगर आप पाकिस्तान की साइड पे देखें तो 3 मेन जो पंजाब सिखों की जो पवित्र स्थान हैं, पंजा साहब, करतारपुर साहब और ननकाना साहब, ये खालिस्तान में शामिल नहीं कर रहे। और भारत का हरियाणा पूरा ले गए हैं, पंजाब पूरा ले गए हैं, हिमाचल ले गए हैं, आधा राजस्थान, आधा यूपी। मेहरबानी की है, दिल्ली को छोड़ दिया है, वरना दिल्ली भी ले जाते थे ये। और सवाल ये है कि ये कहते हैं भारत में हम पे जुल्म हो रहा है। भाई, एक आदमी टेररिज्म कर रहा है, गैंग चला रहा है, क्रिमिनल गैंग्स, ड्रग्स, कत्ल, ये सब चीजें कर रहा है। अगर इसको सरकार गिरफ्तार नहीं करेगी तो क्या करेगी? उस पर ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर भारत में जुल्म हो रहा है। तो पाकिस्तान में क्या हो रहा है? सिखों की वहां पर आरती उतारी जा रही है। पाकिस्तान में सिखों के ऊपर सिखों की लड़कियां उठाई जा रही हैं, सिखों के बिजनेसमैनों को मारा जा रहा है, उनके बिजनेसेस पे कब्जा किया जा रहा है। क्या वहां पे आपके ऊपर अत्याचार नहीं हो रहा? अगर आप वाकई समझते हैं कि खालिस्तान शुड बी एन इंडिपेंडेंट स्टेट, और अगर आप वाकई महाराजा रणजीत सिंह जी के चाहने वाले होते, उनके फॉलोअर होते, तो आप ये पाकिस्तान छोड़ देते जो महाराजा रणजीत सिंह जी की लाहौर राजधानी थी। अब लाहौर कैसे छोड़ सकते हैं? जितना इंपॉर्टेंट अमृतसर है सिखों के लिए, इतना ही इंपॉर्टेंट लाहौर है। भाई, महाराजा रंजीत सिंह का तो अफगानिस्तान में भी हिसाब किताब था, आपने वो पूरा हिस्सा छोड़ दिया। आज पिशावर में सिखों के साथ क्या हो रहा है? 47 का हिसाब लगा लें आप, तो 47 में केपी में, पाकिस्तान के पंजाब में कितने सिख थे? आज कहाँ है वो सब? अफगानिस्तान से सिखों को कौन बाहिफाजत लेके आया? भारत, यही भारत की सरकार थी। सिख गुरुओं के दिन धूमधाम से, शान से, सरकारी तौर पे मनाए जाते हैं भारत में। तो किसको पता नहीं है कि सिख एजेंडा क्या है? ये सिखों का एजेंडा नहीं है, ये खालिस्तानियों का एजेंडा है। और ये है कि ये एक साजिश है जिसके डंडे पाकिस्तान से मिलते हैं। एक प्रोग्राम की वीडियो वायरल चल रही है जिसमें इमरान खान के मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन फवाद चौधरी ने साफ कहा है कि खालिस्तान हमारा प्रोजेक्ट है, पाकिस्तान का, पाकिस्तान के K2 प्रोजेक्ट का हिस्सा है, और हम खालिस्तान की मदद कर रहे हैं। तो ये सारा खालिस्तानी एजेंडा पाकिस्तान का एजेंडा है। और इसमें सबसे बड़ा किरदार जो अगर किसी को अदा करना है तो वो भारत में, पंजाब में और हिमाचल वगैरह में रहने वाले
सिख पंजाबी और हिंदू पंजाबियों को मिल के इस साजिश का मुकाबला करना होगा और थोड़ा सरकार को स्ट्रॉन्ग हैंड लेना होगा। आपके पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवत मान जो हैं, उनका अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुंबई में की। पंजाब में हंगामे चल रहे थे, ये मुंबई में बैठे थे, उद्धव ठाकरे जी से मिलने के लिए गए थे। उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया गया कि भाई आपने तो वहां पे उनके प्रेशर पे आके टेररिस्ट छोड़ दिए, आपके थाने पे कब्जा हो गया, आप पंजाब की उस पे क्या कहेंगे? तो वो कहते हैं नहीं, पंजाब में एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल ऑफ खालिस्तानीज। ये जहन में रखना चाहिए। तो अजीज दोस्तों, खालिस्तान का एजेंडा टोटल पाकिस्तानी एजेंडा है, इसको सख्ती से निपटना होगा। अजीज दोस्तों, थोड़ा पाकिस्तान के हालात के ऊपर आ जाएं तो पाकिस्तान में वही इकोनॉमी की कंडीशंस खराब हैं। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने कल सुबह सुबह एक ट्वीट की कि अल्हम्दुलिल्लाह $700 मिलियन पाकिस्तान के अकाउंट में चाइना ने भेज दिए हैं। अब ये चाइना की प्राइवेट बैंकों से कर्जा लेके उन्होंने जो पूरा सीपेक का हिसाब किताब किया है, इसी में एक और बड़े ही सख्त कंडीशंस पे $700 मिलियन। अब आप बताएं कि $700 मिलियन की एक मुल्क के लिए क्या हैसियत है? एक आम आदमी के लिए तो होगी, लेकिन ये $700 मिलियन की बात करते हैं। भारत में एक बिजनेसमैन है गौतम अदानी साहब। गौतम अदानी साहब का पिछले एक महीने में कोई तकरीबन $100 बिलियन का नुकसान हो गया है। ना गौतम अदानी को कोई फर्क पड़ा है, ना भारत को फर्क पड़ा है। पाकिस्तान $700 मिलियन पे अल्हम्दुलिल्लाह हमें $700 मिलियन मिल गए। $700 मिलियन बोलेंगे क्या? मैंने एक रिपोर्ट कल हमारे कुछ इकोनॉमिस्ट हैं उनकी पढ़ रहा था। वो कह रहे थे कि पाकिस्तान का मसला आईएमएफ और इन चीजों से हल नहीं होने वाला। आईएमएफ बहुत तीर मारेगा तो $1 बिलियन दे देगा ना, $1.1 बिलियन की किस्त की बात हो रही है। पाकिस्तान को इस वक्त $6 बिलियन अगले 2 महीने में, यानी अप्रैल तक पाकिस्तान को $6 बिलियन खाली लोन रीपेमेंट और इंटरेस्ट रीपेमेंट में चाहिए। अब सपोज उसमें आपने रीफाइनेंसिंग या रिकंस्ट्रक्शन करके आपने $3 बिलियन बचा लिए कि चलें थोड़ा डिफर कर लेंगे, कि आप 6 महीने बाद हम दे देंगे, साल बाद दे देंगे, आप आगे बढ़ाएंगे, आगे के लिए बोझ तो बढ़ाएंगे, लेकिन अभी आप बाकी के 3 बिलियन कहां से देंगे? फिर सबसे बड़ी बात ये बार बार कह रहे हैं कि अब 2 हफ्ते का हिसाब किताब रह गया है स्टेट बैंक के पास, अब $3 बिलियन का जो फॉरेन रिजर्व है उसमें से 2 हफ्ते में पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। ये बात हम 2 महीने से सुन रहे हैं। तो लोग कह रहे हैं कि यार ये क्या बेवकूफ बना रहे हो? तो भाई साहब, बेवकूफ नहीं बना रहे। 2 हफ्ते का ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के पास इंपोर्ट क्लियर करने का 2 हफ्ते रह गए। पाकिस्तान ने पिछले 3-4 महीने से इंपोर्ट बंद कर दी है, कंटेनर क्लियर नहीं हो रहे, एलसीआं खुल नहीं रही। इस तरह मुल्क तो नहीं चलेगा ना। लॉलेसनेस की हालत यह है कि लोग पता नहीं क्या क्या वहां पे लूटमार कर रहे हैं। हर जगह लोग मतलब मरने मारने को तैयार है छोटी छोटी चीजों पे। जब मुल्क में कोई चीज ही नहीं है, इंडस्ट्रियां बंद हो रही हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। अब ये महंगाई और बेरोजगारी आम आदमी को इफेक्ट कर रही है कि एक आदमी का खर्चा है महीने का, सपोज पाकिस्तानी ₹20,000, उसकी तनख्वाह थी ₹20,000। अब बेरोजगारी बढ़ गई है, इसका मतलब जो बेरोजगार हो गया उसके 20,000 का खर्च इनकम कम हो गई, खत्म हो गई, और उसका खर्चा जो 20,000 था वो अब 40,000 पे चला गया महंगाई की वजह से। तो कहां से वो करेगा? किसके पास इतनी सेविंग होती है? कि पाकिस्तान के ये हालात आम आदमी के लिए तो 1-2 दिन से नहीं है, कई सालों से ये मामला चल रहे हैं। तो ऐसे में उसका गुजारा कैसे होगा? तो दिन ब दिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान जबरदस्ती अपने $3 बिलियन के फॉरेन एक्सचेंज को बचा के रखा हुआ है, इसलिए कि 2 सेक्टर्स हैं जिसमें आपको फॉरेन एक्सचेंज चाहिए होता है। एक, आपको कर्ज की वापसी करनी है, लोन्स जो आपने लिए हैं उनकी वापसी करनी है, इंटरेस्ट पेमेंट करनी है, उसके लिए आपको फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, डॉलर चाहिए। वो आप कर नहीं रहे हो। आप सब जगह जाके जिसकी भी पेमेंट आती है उसके हाथ पांव जोड़ के आप उसको आगे बढ़ा रहे हो, आप उसको माफ करवा रहे हो। माफ से मतलब डिफर करवा रहे हो, माफ कोई नहीं करता।
और दूसरा आपको चाहिए होता है इंपोर्ट के लिए। तो इंपोर्ट आपकी बंद है, कंटेनर आप छुड़वा नहीं रहे हो, एलसियां आप खुलवा नहीं रहे हो। और कोई सवाल करे कि सपोज आपका इंपोर्ट बंद है, आप लोन रीपेमेंट भी नहीं कर रहे हो, एक्सपोर्ट तो जारी है, तो आपका फॉरेन एक्सचेंज क्यों नहीं बढ़ रहा? भाई एक्सपोर्ट होती है तो वो डॉलर आते हैं ना, तो वो फॉरेन एक्सचेंज आपका क्यों नहीं बढ़ रहा? पिछले 2-3 महीनों से तो वही 3 बिलियन, 2 बिलियन, 4 बिलियन इसी के बीच में चल रहे हैं हम। कोई किस्म की हम लोन रिपेमेंट नहीं कर रहे, कोई इंपोर्ट नहीं कर रहे, कोई कंटेनर नहीं छुड़वा रहे, कोई एलसी नहीं खोल रहे, लेकिन एक्सपोर्ट तो चल रही है ना। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी एक्सपोर्ट भी फारिग है, टेक्सटाइल सेक्टर बंद है, आपका एनर्जी सेक्टर की हालत खराब है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज फारिग हैं, फूड ग्रेन्स के हवाले से जो आपकी प्रोडक्ट्स हैं वो जीरो जा गई, चली गई हैं। तो फिर आपका एक्सपोर्ट भी बंद है, और एक्सपोर्ट उस वक्त तक बंद रहेगा जब तक आप ये कंटेनर नहीं खुलवाते, आप ये एलसियां नहीं खुलवाते। इसलिए कि सारा एक्सपोर्ट आपका इंपोर्ट बेस्ड है, जो रॉ मटेरियल है वो सारा बाहर से इंपोर्ट करते हैं, उसके जरिए होता है। तो अजीज दोस्तों, सिचुएशन इकोनॉमिकली बहुत खराब है पाकिस्तान की। पाकिस्तान इंतहाई मुश्किलात का शिकार है। शहबाज शरीफ ने नया ड्रामा किया है कि अब सरकारी ऑफिसर, वो मिनिस्टर्स है ना, वो सैलरी नहीं लेंगे, वो पेट्रोल पेट्रोल का नहीं कहा उन्होंने, इलेक्ट्रिसिटी, गैस और टेलीफोन का बिल अपनी जेब से देंगे। एक तो ये कि आप इस बात पे बिलीव करते हैं? बहुत हुआ तो वो सैलरी नहीं लेंगे, चलें, क्या सैलरी पे उनका गुजारा होता है? एक एक मिनिस्टर महीने के करोड़ों रुपए कमा रहा है, करोड़ों रुपए। ऐसे में आप कैसे समझ सकते हैं? अभी एक पंजाब में शादी हुई, तो शादी में वो लगती है ना अपना मुंह दिखाई, वो मुंह दिखाई में लड़की के बाप को 72 करोड़ रुपया मिला। अब खोजी जो वो है ना, जर्नलिस्ट, इन्होंने इंक्वायरी करनी शुरू की कि ये कौन है जिसको अपनी बेटी की शादी पे 72 करोड़ रुपए की मुंह दिखाई मिली। तो पता चला ये पंजाब के इमरान खान के जो चीफ मिनिस्टर थे, उस्मान बुजदार, उस्मान बुजदार का ये ब्यूरोक्रेट था, सरकारी ऑफिसर था। उसको 72 करोड़ रुपया उसकी बेटी की शादी पे मुंह दिखाई मिलती है। तो खोजी जर्नलिस्टों ने इंक्वायरी की तो पता चला कि अभी 2 साल पहले जब इमरान खान की सरकार थी तो इसकी बड़ी बेटी की शादी में इसको 120 करोड़ रुपए की भी मुंह दिखाई मिली थी। भाई एक सरकारी ऑफिसर की तनख्वाह 20,000, 25,000, 50,000 होगी, और कितनी होगी? लाख लगा लें, 2 लाख लगा लें यार, सारी जिंदगी काम करे तो 72 करोड़ नहीं मिलते। जो मुंह दिखाई में इसको 72 करोड़ दे रहे हैं, तो इसने भी तो उन लोगों को ये फायदे पहुंचाए होंगे ना। मैं इसकी मिसाल देता हूँ कि मैं जमशेद टाउन में जब मेयर था ना, तो तारिक रोड हमारे इलाके का एक बिजनेस हब है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी मार्केट है। वहां पे 8,000 पथारे लगते हैं, ठेले, और 4,000 दुकानें हैं। इससे बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलेगा। उस रोड पे इस वक्त मेरा ख्याल है 8 से 10 प्लाजा बने हुए हैं, शॉपिंग मॉल बने हुए हैं, बाकी दुकानें और पथारे अलग। तो मुझे पता चला कि जो टाउन के टैक्सेस हैं उनमें से जीरो आता है वहां से। अब टाउन के टैक्सेस क्या हैं कि आपका एक तो बिजनेस रजिस्ट्रेशन होता है, वो ज्यादा नहीं, 1,000 रुपया साल का है, जीरो। साइन बोर्ड लगाते हैं उसके लिए टाउन को आपको एक टैक्स देना होता है। फिर वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का इतना मसला है कि हर दुकान के बाहर एक जनरेटर पड़ा हुआ है फुटपाथ पे, तो आप सरकार की फुटपाथ इस्तेमाल करते हैं, उसका भी एक टैक्स होता है। इस तरह के छोटे मोटे टैक्स थे, क्योंकि आप उन लोगों को फुटपाथ प्रोवाइड करते हैं, फुटपाथ बनवाते हैं, सफाई करते हैं, स्ट्रीट लाइट्स सरकार के उससे जाती है, इन सब चीजों के लिए टैक्सेस होते हैं, लेकिन जीरो टैक्स आता था। तो मैंने वहां पे बिजनेस हर थोड़े, उसके बाद
500 दुकानों के ऊपर एक कमेटी बनी हुई थी। उन कमेटी के लोगों को बुलाया और मैंने उनकी मीटिंग की और मैंने उनसे कहा कि आप टैक्स नहीं दे रहे? तो बोला हम दे रहे हैं ना। मैंने कहा कैसे? बोला वो आपका ऑफिसर है, हर महीने 5,000 रुपया ले जाता है। मैंने कहा आपका पूरे साल का सब मिला के, सारे टैक्स मिला के 5,000 नहीं बनता, आप हर महीने क्यों देते हो? बोले हम सरकार के रजिस्ट्रेशन में नहीं आना चाहते, हम ऑफ रिकॉर्ड रहना चाहते हैं। एक बार रजिस्ट्रेशन में आ गए, सरकार नित नई चीजें डालेगी। किस्सा मुख्तसर ये कि मैंने वहां पे कैंप लगाए, तारिक रोड पे जाके कई दिन तक हम कैंप लगा के बैठे रहे, मेगाफोन पे बोलते रहे, मार्केटों के दौरे किए, मैंने सब कुछ किया, नतीजा जीरो। तो मैंने उस ऑफिसर को बुलाया जो उस इलाके का सारा लैंड का मामला देखता था। मैंने उससे कहा कि भाई साहब ये सब क्या चक्कर है, ये कहाँ जाता है ये सारा पैसा तुम जो कलेक्ट कर रहे हो, क्यों टाउन के खाते में नहीं आ रहा? तो उसने कहा सर मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये वो है, आप फिक्र नहीं करें, और ये सब इल्जाम है, मैं तो किसी से नहीं लेता पैसा वगैरह वगैरह। अगले दिन मेरे असिस्टेंट ने लाके मुझे एक डब्बा दिया। मैंने कहा क्या है? तो आपको पता है उस जमाने में मोबाइलों में नए नए कैमरे आए थे, तो इतने क्वालिटी के नहीं थे, तो वेब कैम चलते, वो कैम कॉर्डर चलते थे, छोटा सा कैमरा होता था जिसमें सिम वो लगती थी, मेमोरी कार्ड लगता था, और उस पर तो उसने कहा कि सर ये आपके लिए गिफ्ट आया है। मैंने कहा किसने? तो कहता है वो जो हमारा लैंड ऑफिसर है ना उसने भेजा है। मैंने उसी वक्त उसको कहा कि लेटर लिखो। मैंने लेटर लिखा सिटी मेयर के नाम, जो सिटी पूरे सिटी का मेयर था, कि ये हमारा ऑफिसर है, इसको मैं फारिग कर रहा हूँ। हम उनको नौकरी से ऐसे नहीं निकाल सकते क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं था, कोई गवाह नहीं था कि वो रिश्वत ले रहा था। लेकिन मेरे अख्तियार में इतना था कि मैं इसको वापस सिटी गवर्नमेंट के हवाले कर दूं कि भाई मैं ये ऑफिसर फारिग कर रहा हूँ, ये ऑफिसर मुझे नहीं चाहिए, ये आपके हवाले वापस, आप मुझे इसकी जगह कोई दूसरा ऑफिसर दे दें। समझ रहे हैं आप? तो उसने मुझे गिफ्ट क्यों दिया? इसलिए कि वो माल कमा रहा है। उस वक्त वो मेरा ख्याल है कैम का ऑर्डर जो था वो ₹1,00,000 का था, तो वो माल कमा रहा है तो गिफ्ट दिया ना। तो इसी तरह जिसको 72 करोड़ और 120 करोड़ की जो मिल रही है सलामी, वो मुफ्त में तो कोई नहीं दे रहा। जाहिर है उन लोगों को इस ऑफिसर से फायदा पहुंचा होगा, और जितना फायदा ऑफिसर को पहुंचता है ना, वो जाके मिनिस्टर के उसमें सबसे ज्यादा हिस्सा जाता है, जो कि चीफ मिनिस्टर था उस्मान बुजदार, इमरान खान का वसीम अकरम। क्योंकि इमरान खान जब कैप्टन था ना, तो वो अपनी टीम में सबसे ज्यादा कहता था कि मेरा सबसे बड़ा हथियार वसीम अकरम है, क्रिकेट का, जब ये कैप्टन था। तो ये जब इधर इसने सरकार बनाई ना पाकिस्तान में, तो इसने पंजाब में उस्मान बुजदार, एक अनजान आदमी था, कोई बड़ी फिगर नहीं थी, उसको चीफ मिनिस्टर बनाया था। तो इसने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ये मेरा वसीम अकरम है। तो उस वसीम अकरम से इमरान खान को फायदा पहुंचता होगा ना। तो ये सिचुएशन है कि आप शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि हमने सैलरीज नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, सैलरीज की औकात ही नहीं है। हर महीने करोड़ों रुपया हर मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली हासिल करता है। दूसरा एक क्या होता है कि पाकिस्तान का ये सिस्टम है, आई डोंट नो भारत में है कि नहीं, कि हर मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली को, हर मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली को एक साल का बजट मिलता है कि आप अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में डेवलपमेंट वर्क करा सकते हैं। मुझे आज का नहीं पता, जब मैं कराची में था उस वक्त मेरा ख्याल है 2-3 करोड़ रुपया साल का एक मेंबर को मिलता था। उस वक्त का 2-3 करोड़ आज का 15-20 करोड़ बनता है। वो क्या करते हैं कि अब अपने इलाके में एक फुटपाथ बनानी है, बनी हुई फुटपाथ को टूटी हुई दिखा के पेपरों में, उसकी रिकंस्ट्रक्शन दिखा के, ठेकेदार का नाम डाल के ठेकेदार को एक पीनट्स दे दिए थोड़े से, वो सारा पैसा मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली या प्रोविंशियल असेंबली खा जाता है। ये सारे छोटे मोटे मैंने आपको वाकयात बताए कि आप सैलरी ना लेके कौन सा तीर मार रहे हो। दूसरा, कौन देखता है कि आप इलेक्ट्रिसिटी गैस, अब इलेक्ट्रिसिटी गैस का जो सर्कुलर डेट है एनर्जी का, जिस पे आईएमएफ अटकी हुई है कि तुम उसको कम करो, इसलिए कि भाई दुनिया की हर एनर्जी कंपनी है ना, वो प्रॉफिट मेकिंग है और बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है पूरी दुनिया में। अमेरिका में लोग चीख रहे हैं, यहाँ पे लॉस में जा रही हैं। क्यों लॉस में जा रही हैं? इसलिए भाई साहब कि आपकी कंपनी, एक मिसाल है इलेक्ट्रिक, कराची इलेक्ट्रिक नाम से, जो कराची को इलेक्ट्रिक सप्लाई करती है, वो एक मिसाल है कि
100 करोड़ रुपया महीने का उसकी लागत है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम चलता है वो गैस और पेट्रोल पे चलता है, तो वो गैस पेट्रोल खरीदते हैं, स्टाफ की सैलरीज, ये वो 100 करोड़ रुपए का सपोज महीने का खर्चा है, लेकिन आपको मिल रहे हैं 50 करोड़ रुपए। काय को भाई? इसलिए कि आधे से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आपकी चोरी हो जाती है। तो ये सारा उसमें पाकिस्तान के हालात तो बदलने वाले हैं नहीं। आईएमएफ का पिछले मंडे को ये खबर आई थी कि आईएमएफ के स्टाफ लेवल ने रिपोर्ट तैयार कर ली है और नेक्स्ट वीक एग्जीक्यूटिव बोर्ड की जो मीटिंग है उसमें रखा जाएगा और पास हो जाएगा। ना स्टाफ लेवल पे पाकिस्तान से कोई एग्रीमेंट साइन हुआ है, ना एग्जीक्यूटिव बोर्ड की तरफ से कोई खबर आई है। अगेन कर भी दिया आईएमएफ ने, तो $1 बिलियन से आप क्या तीर मार लोगे? एक 23 करोड़ के देश के लिए $1 बिलियन की हैसियत क्या है, सिर्फ ये बता दें। तो भारत के एक जो टॉप ऑफ 10 बिजनेसमैन ले लेना या 25, तो जो 25वें नंबर पे भी होगा ना, वो इस वक्त पाकिस्तान से ज्यादा अमीर है। भारत के बिजनेसमैन मुकेश अंबानी जी जिस घर में रहते हैं ना, वो पाकिस्तान के इस वक्त के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से ज्यादा महंगा है। और ये है पाकिस्तान की सूरत हाल। सोशली देखें तो रोज माइनॉरिटी की लड़कियां अगवा हो रही हैं, रोज अहमदिया और माइनॉरिटीज के कत्ल हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं लोग। एक आदमी की खबर आई, मैं हैरान हूं कि कहाँ चली गई है ये सोसाइटी, कि वो अपने बेटे को कहता था कि तुम नमाज टाइम पे क्यों नहीं पढ़ते हो। तो एक दिन वो सुबह फजर की नमाज पढ़ने के लिए गया, मस्जिद से आया, देखा तो इसका बेटा सो रहा था। तो इसको गुस्सा आया, इसने हथौड़ा उठाया और बेटे के सर पे मार के बेटे का कत्ल कर दिया। ये है आपकी सोसाइटी का हाल इस वक्त। तो अजीज दोस्तों, पाकिस्तान तबाह हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान इस तबाही के दौरान भी भारत के खिलाफ साजिशें करने से नहीं रुक रहा। ऐसे में मैं देख रहा हूं कि भारत के कुछ लिखारी, कुछ एनालिस्ट्स जो कि रिपोर्ट देते हैं, कुछ दानिश्वर ये कह रहे हैं कि भारत का फर्ज है कि इस वक्त पाकिस्तान का हाथ पकड़ ले, पाकिस्तान को बचा ले। अरे भाई, आप भेड़िए को जितना भी खाना खिलाओ, बचाओ, तकलीफ से निकालो, वो भेड़िए ने आप पे हमला करना है। आप इस वक्त ये जो ड्रामे कर रहे हैं ना, ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान से हमदर्दी रखते हैं। तो अजीज दोस्तों, पाकिस्तान का हाल बहुत खराब है। थोड़ा सा मैं यूक्रेन रशिया पे आऊं, फिर मैं आपको सवालात लेता हूं। अजीज दोस्तों, यूक्रेन रशिया वार है ना, वो एक बहुत सिग्निफिकेंट स्टेज पे आ गई है। मामूली सी मिसाल आपको मैं ये दूं कि एक जेलेंस्की है, वो इस वक्त यूक्रेन का अरविंद केजरीवाल है। और ये अरविंद केजरीवाल अमेरिका के कहने पे इसने यूक्रेन का बाजा बजा दिया है और यूक्रेन का हाल इतना खराब कर दिया है, और इस सिलसिले में अमेरिका पूरे यूरोप तबाह कर दिया है। तो अजीज दोस्तों, ऐसे में अब मेरे पास वो रिपोर्ट मैंने एक निकाल के रखी थी जिसमें उसकी करप्शन की डिटेल्स बताई थी। अब आपको मैं ये एक वीडियो है, क्योंकि आपको पता है कि अपना यूरोपियन पार्लियामेंट में लास्ट वीक, यूनाइटेड नेशंस में लास्ट वीक एक रेजोल्यूशन पेश किया गया था रशिया यूक्रेन वार के हवाले से। उस रेजोल्यूशन को 2/3 मेजोरिटी से पास कर लिया गया, लेकिन उसमें कोई 10-12 कंट्रीज ने उस रेजोल्यूशन को रिफ्यूज किया था और उसके अगेंस्ट वोट डाला था, और कोई 50 से ज्यादा कंट्रीज ने एब्सटेन किया था। एब्सटेन का मतलब भी ये होता है कि आप उस रेजोल्यूशन को कबूल नहीं कर रहे हो। उस एब्सटेंशन में भारत भी था, साउथ अफ्रीका भी था और पाकिस्तान भी था। तो उस रेजोल्यूशन में एब्सटेंशन के लिए पाकिस्तान ने ये कहा था कि हमें इस रेजोल्यूशन के कुछ मामला पे एतराज है। सवाल ये है कि एक इंतहाई करप्ट आदमी, जिसका कई बिलियन डॉलर का, जेलेंस्की का कई बिलियन डॉलर की प्रॉपर्टीज अमेरिका में है, इसके कई बिलियन डॉलर की प्रॉपर्टीज यूरोप और दूसरे मुल्कों में है, और वो इस वक्त महीने के कुछ $1 मिलियन कमा रहा है इन हालात में।
तो वो क्या कर रहा है? वो यूक्रेन को बेच रहा है। सीधा सीधा मैं ये नहीं कह रहा कि रशिया ने बहुत अच्छा काम किया यूक्रेन पे हमला करके, लेकिन रशिया के पास यूक्रेन पे हमला करने की वजूहात थी। मैं यूरोपियन पार्लियामेंट में लास्ट वीक इस पे डिबेट हुई थी, यूरोपियन पार्लियामेंट उसमें अपने मेंबर्स के साथ खड़ी थी। मैंने एक वीडियो है, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको मैं दिखाऊं, 1-1.5 मिनट की वो वीडियो है उस औरत की। मैंने भेजी है, लेट्स सी वो लगती है तो मैं आपके सामने। उस औरत ने यूरोपियन पार्लियामेंट में खड़े होकर वही बात की जो मैं अरसे से कह रहा हूँ कि ये जंग War in Ukraine continues when voices everywhere should be calling for a ceasefire and peace. This resolution is driving us in the opposite direction, so I proudly voted against it. It peddles the latest lie that this is not now about defending Ukraine, it's about Ukraine must even mean. Last April, there was a deal on the table which would have seen Russia withdraw in return for Ukrainian non-NATO membership, but Ukraine's Western friends, killer clown Boris Johnson and NATO rocked into town and told them to keep fighting. The result? 6 cities devastated, 4 provinces illegally annexed, 108 billion euros in aid, which the people of Ukraine are going to have to pay back over decades, global food and energy crisis. Is this winning? Ordinary people don't win in wars. They're cannon fodder in the games of others. And ye can shout glory in here all you like, but there's no glory in the grave, and only graves come out of this folly. It's time for people and the silent majority all over Europe to take to the streets this weekend and demand peace and an end to the war. तो अजीज दोस्तों, ये अब यूरोप में साइलेंट मेजॉरिटी, जैसे इन्होंने कहा, इस बात पे एग्री करती है कि यूरोप को बर्बाद कर दिया अमेरिका की इस वॉर पॉलिसी ने। और ये अमेरिका का एक पागल आदमी, ये ऐसा पागल आदमी, एक जॉर्ज बुश भी आया था, फिर इसके बाद ओबामा भी आया था। ये कंटिन्यूअसली आप देखें कि 2000 से, क्लिंटन भी कोई अच्छा नहीं था लेकिन इतनी हद तक मामलात खराब नहीं थे, लेकिन 2000 में जॉर्ज बुश को लाने से लेके आज 2023 तक, इन 23-24 सालों में सिर्फ ट्रंप के 4 साल ऐसे थे जिसमें अमेरिका दुनिया से जंगों को वाइंड अप कर रहा था, खत्म करने की कोशिश कर रहा था। बाकी तो ये पागल 3 प्रेसिडेंट जो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट लाई है, उसने दुनिया का अमन तबाह और बर्बाद कर दिया है और यूरोप को तो कचूमर निकाल दिया है। तो अजीज दोस्तों, ये सारी सूरत हाल है। मैं थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। आप लोगों की सपोर्ट पे ही हम चलते हैं। धन्यवाद अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।